मेरे चैनल पर आज एक बार फिर आपका स्वागत है एक नई कहानी के साथ। कहानी का नाम है बंद घड़ी का सही टाइम। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी टीचर के दिखाए सपनों की छांव में संध्या अपने भविष्य को तराशने निकल पड़ी थी। उसकी दिन रात की मेहनत रंग लाई। उसे आईआईटी एंट्रेंस में इतना अच्छा रैंक मिला कि उसे आईआईटी दिल्ली में एडमिशन के साथ स्कॉलरशिप भी मिल गई थी। अपनी परेशानियों में गुम संध्या सड़क के किनारे फुटपाथ पर चली जा रही थी। तेलंगाना के एक छोटे से गांव से दिल्ली में पढ़ने आई संध्या की जिंदगी की गाड़ी बड़ी जद्दोजहद के बाद मुश्किलों से पटरी पर आई थी। एक टूटी हुई शादी और जन्म के साथ मिली गरीबी के अभिशाप से उबरने का एक ही तरीका संध्या को समझ आया था, वह थी शिक्षा। अपनी जिंदगी को अगर अपने बलबूते पर संवारना है तो शिक्षा से बड़ा कोई साधन नहीं है। इसलिए अपने सारे सामर्थ्य को समेटकर उसने किसी तरह अपने लिए दिल्ली की एक ट्रेन का टिकट और अपने कॉलेज की पहले सेमेस्टर की फीस जुटाई थी। माता पिता ने भी अपनी उम्मीदों की गठरी उसके नाजुक कंधों पर रखकर एक बार फिर उसे विदा कर दिया था। आज से कुछ साल पहले जब संध्या 18 साल की छोटी सी उम्र में ससुराल वालों के अत्याचारों से तंग आकर मायके लौट आई थी, तो उसे माँ बाप से ज़्यादा सहारा उसकी पुरानी स्कूल टीचर अमृत मैडम ने दिया था। पढ़ाई लिखाई में हमेशा से अव्वल रहने वाली संध्या को उसकी मैडम ने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करने की सलाह दी थी। शादी के बाद पढ़ाई बीच में छूट जाने के कारण वह अपनी कक्षा के बाकी स्टूडेंट से कुछ साल बड़ी थी, लेकिन इस वजह ने उसकी पढ़ाई के प्रति गंभीरता में इजाफा ही किया था। उसका गरीबी से निकलने का जज्बा यूं भी उसे हर वक्त पढ़ने को प्रोत्साहित करता था। 12वीं कक्षा में जब संध्या ने टॉप किया तो अमृत मैडम ने ही सुझाया था कि उसे एक साल जी जान से आईआईटी के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए और अगले साल कंपटीशन में बैठना चाहिए। एक बार आईआईटी में एडमिशन हो गया तो फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। जब हाथ में आईआईटी की डिग्री होगी तो नौकरी तो झक मारकर पीछे पीछे आएगी। अपनी टीचर के दिखाए सपनों की छांव में संध्या अपने भविष्य को तराशने निकल पड़ी थी। स्कॉलरशिप को जारी रखने के लिए संध्या को हर सेमेस्टर में बेस्ट ग्रेड लाने थे और उसका एक ही तरीका था, मेहनत और सिर्फ मेहनत। सवाल संघर्ष करने का था, इसलिए स्कॉलरशिप उसकी जुनून नहीं ज़रूरत थी। ये मेहनत उसकी ज़िंदगी की कुंजी बन गई। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। वह अपना सारा खर्च छोटी मोटी ट्यूशन और स्कॉलरशिप से निकाल लेती थी। हालांकि घर जाने का टिकट वह पिछले 3 सालों में एक बार भी नहीं जुटा पाई थी। दिल्ली जैसे महंगे शहर में खाने रहने का भी खासा खर्च आता था। अब तो बस आखिरी साल बचा था। समझो कि हाथी तो निकल गया, पूंछ ही बची थी। एक बात पूंछ निकल जाए बस, फिर वह इंजीनियर बनकर ही अपने घर जाने वाली थी। तभी अचानक कोरोना के आतंक ने सबको दहला दिया। सारा विश्व इसकी चपेट में ऐसा आया कि बड़े बड़े देश, बड़ी बड़ी सरकारें तक हिल गईं। ऐसे में भला मामूली सी संध्या की क्या बिसात। वह तो वैसे भी अपनी कश्ती को जैसे तैसे ढेल रही थी। अब सरकार ने अचानक 21 दिन का लॉकडाउन लगा दिया था। सभी स्टूडेंट्स आनन फानन में अपने घर लौट गए। हॉस्टल खाली हो गया। पढ़ाई का नुकसान ना हो इसलिए क्लासेस भी ऑनलाइन कर दी गई। संध्या पर तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा।
हॉस्टल खाली करे तो रहे कहाँ, घर वापस जाए तो जाने का किराया कहाँ से लाएं। अगर किसी से पैसे उधार लेकर किराया जुटा भी ले तो घर जाकर अपनी ऑनलाइन क्लास तो वह बिल्कुल नहीं कर पाएगी। उसके माता पिता की उस झुग्गी में इंटरनेट का कनेक्शन लेना और लैपटॉप खरीदना, यह सब तो उसके लिए हाथी का पांव उठाने के बराबर था। यहाँ तो किसी तरह लाइब्रेरी में बैठकर नोट्स बना लेती थी और फिर ज़रूरी कामों के लिए अपनी रूममेट का लैपटॉप इस्तेमाल कर लेती थी। लेकिन अब कहाँ जाए, क्या करे। इसी उधेड़-बुन में संध्या अपने कॉलेज से निकलकर सामने वाली सड़क के किनारे फुटपाथ पर चली जा रही थी कि तभी उसकी नज़र एक छोटे से बच्चे पर पड़ी जो सड़क के बीचों बीच चला जा रहा था। संध्या ने इधर उधर देखा लेकिन उसे बच्चे के आसपास कोई भी दिखाई नहीं पड़ा। ये बच्चा कहाँ से आया, किसका बच्चा है, वह सोच ही रही थी कि सामने से स्पीड से आती कार को देखकर संध्या घबरा गई। उसने दौड़कर उस बच्चे को गोद में उठा लिया और फुटपाथ पर आ गई। फुटपाथ पर आकर वह आते जाते लोगों से पूछने लगी, अरे भाई ये बच्चा किसका है। फिर उसने सड़क के दूसरी ओर बने घरों की तरफ देखते हुए अपना सवाल जोर से दोहराया, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आया। अब उसने बच्चे की ओर देखा। गोल मटोल सा कोई 1.5-2 साल का बच्चा होगा, काले घुंघराले, बड़ी बड़ी आंखें, जो संध्या की ओर उतनी ही हैरत से देख रही थी जितनी हैरत से संध्या उसकी ओर, जैसे वह भी यही सवाल पूछ रहा हो, अरे भाई ये आंटी किसकी है, मैंने अभी इसे फुटपाथ से बचाया है, इसी से पूछती हूँ। संध्या ने सोचा, बेटा तुम्हारा घर कहाँ है। उसने सामने की ओर उंगली से इशारा किया और बोला, दीदी। मुझे दीदी बुला रहा है शायद, संध्या ने सोचा और खुशी से उसे एक प्यारी सी किस्सी कर दी। अब संध्या उस बच्चे को गोद में उठाए सड़क के दूसरी ओर लाइन से बने मकानों की ओर चल पड़ी। उसने फिर बच्चे से पूछा, बेटा तुम्हारा घर कौन सा है। उसने फिर एक और उंगली करके कहा, दीदी। अब ये दीदी क्या है यार। संध्या ने अपना सिर खुजलाया। फिर उसने उसकी उठी हुई उंगली की तरफ देखा तो पाया कि वहाँ एक घर का दरवाज़ा खुला था। वह उसी ओर बढ़ गई। वहाँ पहुंचकर उसने खुले दरवाजे को धीरे से नॉक किया और कहा, हेलो, कोई है। लेकिन कोई नहीं आया। अब वह धीरे धीरे घर के अंदर आ गई और फिर आवाज़ लगाई, हेलो, कोई है। ये बच्चा आपका है क्या। कोई जवाब नहीं। अब उसने उस कमरे पर नज़र डाली। उसने देखा कि यह कीमती सामान से भरा एक विशाल ड्राइंग रूम था जो बुरी तरह फैला हुआ और बेतरतीब हालत में था। तभी उसकी नज़र कमरे के कोने में अपने खिलौने फैलाकर बैठी एक करीब 4-5 साल की बच्ची पर पड़ी। उस बच्ची को देखते ही यह बच्चा संध्या की गोद से उतरकर दीदी दीदी बोलता हुआ उसकी ओर दौड़ पड़ा। ओह, तो ये है इसकी दीदी, संध्या ने कहा। फिर वह उस बच्ची से बोली, बेटा तुम्हारी मम्मी कहाँ है, उनको बुला दो ज़रा। नहीं है, उसने अपने खेल से ध्यान हटाए बगैर लापरवाही से कहा। कहाँ गई है। कोई जवाब नहीं आया। हेलो, घर में कोई है। संध्या ने खुद ही आवाज़ लगाई लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। हे, बच्ची ताली बजाकर हंसती हुई बोली, मैंने कहा था ना नहीं है, देखा तुम्हारी कच्ची हो गई। वह बच्चा भी ताली बजाने लगा। तो फिर कहाँ गई है तुम्हारी मम्मी। संध्या ने प्यार से पूछा। भगवान जी के पास गई है। बच्चे ने बिना अपनी डोर से नज़र उठाए बड़ी सहजता से कहा। क्या।
सुनते ही संध्या की आंखें फटी की फटी रह गई। वह बोली, ये क्या कह रही हो बेटा? ऐसे नहीं बोलते, गलत बात। तभी बच्ची के पास पड़ा सेल फोन बज उठा और बच्चे ने फोन उठाकर, हेलो पापा, हेलो बेटा, कैसा है मेरा बच्चा? गोलू कहाँ है? फोन का वॉल्यूम काफ़ी तेज था, इसलिए संध्या उनकी बातें आराम से सुन पा रही थी। यही है पापा, आंटी के साथ अभी आया है, बच्चे ने बड़ी सहजता से कहा। आंटी? कौन आंटी? गोलू उसके पास कैसे पहुंच गया? कहाँ है वो आंटी? उसके पापा की चिंता फोन में से टपक रही थी। यही है पापा। बच्चे ने अपनी गुड़िया से ध्यान हटाकर संध्या की ओर देखा। उसको फोन दो। बच्ची के पापा का पारा काफी हाई हो चुका था। ठीक है पापा, कहकर बच्चे ने फोन संध्या की ओर बढ़ाया। संध्या ने कहा, हेलो, कौन हो तुम और मेरे घर में क्या कर रही हो? मेरे बेटे को कहाँ ले गई थी तुम? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, निकलो निकलो वहां से। वह शख्स एक सांस में बोलता जा रहा था। उसकी परेशानी की ऊंचाई उसकी आवाज़ बता रही थी। शांत शांत हो जाइए अब, उसकी धारा प्रवाह सवालों को बांध लगाते हुए संध्या ने कहा। देखिए, पहले तो आपके दोनों बच्चे सही सलामत हैं, दूसरे में कोई चोर या उठाईगिरी नहीं हूँ, कहकर संध्या ने सारी कहानी ज्यों की त्यों उसे बता दी। लेकिन वह शख्स अभी भी संतुष्ट नहीं था। वह तुरंत बोला, मैं अभी आ रहा हूँ, मेरी फैक्ट्री पास में ही है, तुम रुको वहीं, मैं आकर देखता हूँ। वह शख्स गुस्से से उबलते हुए बोला, हाँ हाँ, आप आ जाइए, मैं यहीं हूँ। क्या मुसीबत है यार, मैं तो नमाज बख्शवाने चली थी, यहाँ तो रोज़े गले पड़ गए, संध्या बड़बड़ाई। उधर अपनी फैक्ट्री में बच्चों का पापा, जिसका नाम रवि था, उसने जल्दी से कार की चाबी उठाई और अपने मैनेजर के कैबिनेट में जाकर बोला, अजय, मैं घर जा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊँगा। फिर तेज़ी से अपनी कार की ओर बढ़ा। कार स्टार्ट करके वह खुद पर ही झल्लाकर बड़बड़ाता जा रहा था। क्या प्रॉब्लम है? ये औरत घर में कैसे आ गई? एक तो ये गोलू ने भी ना, जब से नया नया दरवाज़ा खोलना सीखा है तब से डर ही लगा रहता है। कितना समझा कर आया था कि दरवाज़ा नहीं खोलना, मेरे पास तो चाबी होती है तो मैं खुद दरवाज़ा खोल लेता हूँ, और फिर वक्त ज़रूरत के लिए एक चाबी पड़ोस वाली आंटी को भी दे रखी है। लेकिन ये कौन सी आंटी घर में घुस आई यार। करीब 10 मिनट में रवि घर पहुँचा और घर के खुले हुए दरवाजे पर खड़ा ये देखकर हैरान रह गया कि वह लड़की ना तो डरी और ना ही अब तक भागी थी, बल्कि बड़े आराम से बच्चों के साथ खेलते हुए उन्हें खाना खिला रही थी। छोटा गोलू उसकी पीठ पर लटका हुआ था और पिंकी सामने बैठी थी। वे सब खाना खाते खाते लूडो खेल रहे थे। यह देखकर वह ठिठक गया। उसका गुस्सा भी थोड़ा शांत हुआ और उसके माथे की चढ़ी हुई त्योरियां भी थोड़ी नीचे खिसक गई। लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा है। ये लड़की कौन है, क्यों है, उसके बच्चों से इसका क्या लेना देना है। फिर एक लंबी सांस लेकर वह घर में दाखिल हुआ और सीधे अटैक करते हुए बोला, ए लड़की, संध्या, संध्या नाम है मेरा। रवि की बात बीच में ही काटते हुए संध्या बोली, हाँ हाँ वही, संध्या, कौन हो तुम और यहाँ किस इरादे से आई हो? इससे पहले कि वह कुछ कहती, पिंकी चहक उठी। पापा, आंटी बहुत अच्छी है, उन्होंने कितना अच्छा पराठा भी बनाया हमारे लिए, प्लीज़ पापा, इनको यहीं रहने दो ना। बेटा, तुम अंदर जाओ, गोलू को भी ले जाओ, पापा अभी आते हैं, रवि ने पिंकी से कहा। ओके पापा। हाँ, तो अब तुम बताओ,
यहाँ क्या कर रही हो? रवि ने संध्या से पूछा। जी, जैसे कि मैंने आपको फ़ोन पर बताया था, मैंने आपके बेटे को अकेली सड़क के बीचों बीच पाया था, जो एक कार के नीचे करीब करीब आ ही चुका था। उसी का घर ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ तक पहुँच गई। अब अगर किसी की जान बचाना आपकी नज़र में गुनाह है तो होगा, लेकिन मेरी नज़र में नहीं है। अब क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ, यदि आपको आपत्ति ना हो तो? संध्या तमतमाकर बोली। पूछिए, रवि लापरवाही से बोला। अगर आप अपने बच्चों को इतना ही प्यार करते हैं तो इन्हें यूं यहाँ राम भरोसे छोड़कर कहाँ चले गए थे आप? यदि आज गोलू को कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? संध्या की आवाज़ तेज होती गई और ना चाहते हुए भी गुस्सा उसकी आवाज़ में झलक ही पड़ा। इनकी मम्मी भी यहाँ नहीं थी, है कहाँ इनकी मम्मी? संध्या ने चारों ओर नज़र दौड़ाते हुए पूछा। इस सवाल ने रवि के मजबूती से बंधे भावुकता के बांध पर जैसे सीधा वार किया और वह आंखों के रास्ते बह निकला। यह देखकर संध्या थोड़ी विचलित हो गई। उसने रवि को हाथ पकड़कर सोफे पर बिठाया और उसे पानी का गिलास पकड़ाते हुए संजीदगी से बोली, देखिए, मेरा कोई हक तो नहीं बनता आपसे कुछ पूछने का, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि दिल का बोझ हल्का करना हो तो एक अजनबी से बेहतर कोई नहीं होता। पानी का एक घूंट पीकर रवि सोफे पर धम से बैठ गया। तभी गोलू आकर संध्या की गोद में बैठ गया और पिंकी भी रवि की गीली आंखें देखकर उसकी गोद में सहमी सी चुपचाप लेट गई। पिंकी के बालों में उंगली घुमाते हुए रवि जैसे कहीं गहरे सपने से बोला, कैसे बताऊं तुम्हें कि कहाँ है इनकी मम्मी और क्यों है ये दोनों यहाँ अकेले? एक गहरी सांस लेकर वह फिर बोला, इस नामुराद कोरोना ने हमारे हंसते खेलते घर से उसकी धूरी ही छीन ली। मेरी पत्नी श्वेता, जिसके बेहिसाब प्यार और अथक प्रयास का नतीजा था ये हमारा घर, उसके जाते ही सब कुछ बिखर गया। एक लंबी सांस लेकर रवि जरा रुककर फिर बोला, अगर नौकरी होती तो छुट्टियां ले लेता, लेकिन अपने बिजनेस में ज़्यादा दिन फैक्ट्री से दूर भी नहीं रह सकता। कुछ दिन बच्चों को उनकी बुआ के घर पर भी छोड़ा था, लेकिन उनके घर भी जब कोरोना ने दस्तक दी तो अपना बचा खुचा सरमाया समेटकर मैं वापस अपने घर चला आया। इस वक्त किसी को इनकी देखभाल के लिए रखूं भी तो कैसे, और किसे? दूध से जला हूँ, छाछ तो क्या पानी भी फूंक फूंक कर पीता हूँ। इसलिए बस हर 10 मिनट में घर पर फ़ोन करता रहता हूँ और 2-3 बार घर का चक्कर लगा देता हूँ। लेकिन इस तरह बच्चों को घर पर अकेला छोड़ना भी तो सुरक्षित नहीं है, संध्या ने चिंता जताते हुए कहा। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? किसी को भी घर में बुलाते हुए डर लगता है, क्या पता वह अपने साथ क्या ले आए। रवि ने अपनी सबसे बड़ी चिंता बताते हुए कहा। मेरे पास एक समाधान है, अगर आपको ठीक लगे तो, संध्या ने कहा। और वो क्या? रवि का आश्चर्य फिर झलका। मैं आपके बच्चों का ध्यान रख सकती हूँ। मुझे कोरोना भी नहीं है, कल ही टेस्ट करवाया है, और उसके बदले मुझे तुम्हारे लिए क्या करना होगा? मुझे अपने घर में एक कमरा देना होगा और ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के लिए एक लैपटॉप की व्यवस्था करनी होगी। कहकर संध्या ने अपनी सारी कहानी रवि को बता दी। लेकिन तुम अपनी पढ़ाई, घर और बच्चे सब एक साथ कैसे संभालोगी? उसकी चिंता आप मत करिए। गरीब की बेटी हूँ, मेहनत करने की आदत है मुझे। विश्वास कीजिए, आपका घर और बच्चे मेरी निगरानी में सुरक्षित रहेंगे।
आप चाहें तो मेरा आई कार्ड गारंटी के तौर पर अपने पास रख सकते हैं, संध्या ने अपना बैग खोलते हुए कहा। नहीं संध्या, उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारे इरादे गलत होते तो आज तुम कुछ भी कर सकती थी। अब तुम पर इतना विश्वास तो हो गया है मुझे, रवि ने झिझकते हुए कहा। इस तरह रवि और संध्या के अंधे लंगड़े जैसे जोड़ी एक दूसरे का सहारा बन गई, जैसे किसी फरिश्ते ने ही उन दोनों को मिलवाया था। अगली शाम रवि जब फैक्ट्री से घर वापस आया तो संध्या बच्चों के लिए दूध बना रही थी। दूध के गिलास उन्हें पकड़ाकर उसने पिंकी के कान में जाने क्या कहा कि दूध पीने में हमेशा नाक मुंह बनाने वाली पिंकी पूरा गिलास दूध गटागट पी गई। उधर दीदी को हराने के चक्कर में गोलू मियाँ भी जल्दी जल्दी अपना गिलास खाली कर रहे थे। रवि मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चला गया और जब नहा धोकर बाहर निकला तो चाय नाश्ता टेबल पर लगा हुआ देखकर उसकी बाछें खिल गईं। श्वेता हमेशा उसके फैक्ट्री से आने पर चाय नाश्ता तैयार रखती थी, लेकिन अब तो ये सब सपने की बातें हो चुकी थी। रवि की चाय के साथ ही अपनी चाय लेकर संध्या भी रवि के पास आ बैठी और बच्चों की दिन भर की भोली भोली बातें रस ले लेकर सुनाने लगी। धीरे धीरे रवि का बिखरा घर फिर से संवरने लगा था। सामान से भरी चार दीवारी फिर से घर लगने लगी थी। रवि की नॉर्थ इंडियन किचन से जीरे की बजाय राई और करी पत्ते की महक उड़ने लगी और नारियल ने अपनी जगह हर सब्जी में बना ली थी। बच्चों के खेलने और सोने का रूटीन संध्या ने अपनी क्लासेस के हिसाब से बिठा लिया था। शाम का वक्त फैमिली टाइम होता था। सब साथ साथ लॉन में कभी फुटबॉल खेलते तो कभी ब्लाइंड फोल्ड। सब शाम का नाश्ता साथ में करते और फिर लॉन में धमाल मचाते। संध्या की मौजूदगी कहीं रवि के घर के साथ साथ उसके दिल में भी जगह बनाती जा रही थी। उसका आसपास होना रवि को अच्छा लगने लगा था। जब संध्या अपने लंबे घुंघराले बालों को खुला छोड़ देती तो रवि का कितना मन करता कि एक गुलाब की कली गमले से निकालकर उसके बालों में टांक दे, परंतु वह खुद को रोक लेता। संध्या के मन में क्या है ये भी तो वह नहीं जानता था। हालांकि रवि ने उसकी आंखों में भी अपने ख्वाबों का अक्स कई बार देखा था, पर फिर रवि सोचता ये मेरे ही अरमानों का अक्स है या सचमुच उधर भी कोई अरमान जागे हैं, कैसे पता चले। फिर वह तो इतनी यंग है, भला दो बच्चों के बाप को क्यों पसंद करेगी। रवि का दिमाग फिर अपनी चलाने लगता, लेकिन ये तो सच था कि अब कहीं से भी ये परिवार रवि को अधूरा नहीं लगता था। लेकिन कब तक? लॉकडाउन तो आज नहीं तो कल ख़त्म हो ही जाएगा। फिर क्या होगा जब संध्या वापस चली जाएगी? यही सोच सोच कर रवि कभी कभी उदास हो जाता और अपने परिवार के अधूरेपन को भरने का ये टेम्परेरी तरीका उसे कहीं गहरे सताने लगता। एक दिन रवि के चेहरे की उदासी देखकर संध्या पूछ ही बैठी, क्या हुआ रवि साहब, आप इतने उदास क्यों हैं? कुछ नहीं, बस सोच रहा था कि लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो तुम चली जाओगी और हमारी ज़िंदगी फिर से तिनका तिनका हो जाएगी। तो ये बात है। संध्या ने एक लंबी सांस ली और फिर कुछ सोचते हुए बोली, लेकिन लॉकडाउन खुल जाएगा तब तो पिंकी गोलू का स्कूल और डे केयर भी खुल जाएगा ना? हाँ, खुल तो जाएंगे, लेकिन वो तो दोपहर तक ही होगा, उसके बाद क्या? रवि का सवाल अपना जवाब ढूंढ रहा था। हाँ,
ये तो है। फिर संध्या थोड़ा रुक कर बोली, क्यों क्यों ना हम एक काम करें? वो क्या? देखो, सुबह पिंकी गोलू स्कूल जाएंगे, मैं कॉलेज और आप फैक्ट्री। फिर ये कि मेरा ज़्यादातर क्लासेस तो दोपहर तक ख़त्म हो जाती है। क्लास करके मैं घर आ जाऊंगी और गोलू पिंकी को खिला पिला कर सुला दूंगी। फिर बैठकर अपने असाइनमेंट्स कर लूंगी। फिर शाम को तो आप आ ही जाएंगे। मुझे लाइब्रेरी जाना भी पड़ा तो शाम को चली जाऊंगी। और तुम्हारा हॉस्टल, वो तो छोड़ना ही पड़ेगा, संध्या निश्चिंता से बोली। हमारे लिए तुम इतना कुछ तो पहले से ही कर रही हो, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। अब मैं तुमसे और मदद ऐसे ही नहीं ले सकता। ऐसे ही मतलब? ऐसे ही मतलब ये कि इसके बदले में मैं तुम्हें जो भी देना चाहूँ उसके लिए तुम ना नुक्कड़ नहीं करोगी। रवि ने एक एक शब्द पर जोर डालते हुए कहा। क्या देना चाहते हैं आप मुझे? संध्या ने अदा से अपनी घनी घनी पलकें उठाकर पूछा। तुम ही बताओ ना, तुम्हें क्या चाहिए? संध्या की आंखों में झांकते हुए रवि बोला, कुछ देना ही चाहते हैं तो पिंकी और गोलू को अपना कहने का हक दे दीजिए। संध्या नजरें झुकाकर धीरे से बोली। संध्या, रवि ने खुशी से भरी आंखें छलकाते हुए झूमकर संध्या को अपने अंक में भर लिया और उसके कान में हल्के से बुदबुदाया, तुमने तो मुझे दोनों जहां दे दिए। कोरोना तो किसी का भला करने के लिए इस दुनिया में आया नहीं है, फिर भी इस क्रिया की प्रतिक्रिया स्वरूप ही सही कहीं कुछ ठीक हो ही गया। संध्या की जो नैया शांत समुद्र में भी हिचकोले खा रही थी, किसे पता था कि उसे तूफान ही किनारे लगाएगा। बंद घड़ी भी दिन में एक बार सही टाइम बताती है और ये संध्या और रवि का सही टाइम था। ऐसी ही ढेर सारी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।